हाय गाइस। तो जैसा हमने पिछले वीडियो में देखा था कि किस तरह से आप जो है कॉग्निटिव साइकोलॉजी का इंट्रोडक्शन समझे थे कि कैसे हम कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो स्टडी ऑफ माइंड या उसका बिहेवियर से स्टडी करते हैं। अब वो स्टडीज़ कैसे होती हैं हम वो जानेंगे इसमें, यानी कि हम रिसर्च कैसे करते हैं, वो साइंटिफिक रिसर्च कैसे करी जाती है उसके बारे में डिटेल में जानते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि हम इस स्टडी से या किसी भी साइंटिफिक स्टडी से हम क्या समझना चाहते हैं, यानी कि उसके गोल्स क्या हैं, हम क्या अचीव करेंगे उससे। तो अंडरस्टैंडिंग करने के लिए हमारे साइंटिफिक जो मेथड्स होते हैं या जो भी स्पेसिफिक मेथड्स कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट यूज़ करते हैं वो एक्चुअली में कॉग्निटिव साइकोलॉजी को और बेहतर समझने के लिए या किस तरीके से ह्यूमन ब्रेन फंक्शन करता है उस चीज़ को समझने के लिए हम करते हैं। तो इसमें क्या क्या होता है, जैसे डेटा गैदरिंग होता है, डेटा का एनालिसिस होता है, थ्योरी का डेवलपमेंट होता है, हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन होता है, हाइपोथेसिस को टेस्ट भी करते हैं और उसके बाद में एप्लीकेशन करते हैं उसका, यानी कि उसे अप्लाई करते हैं, जो कि बाहर की रिसर्च सेटिंग के एनवायरनमेंट से बाहर भी हम उसे अप्लाई करते हैं। ठीक है, अगर मैं एक एक चीज़ का मतलब बताऊंगा तो वो हम बाद में आने वाले चैप्टर्स में हम समझेंगे कि व्हाट इज़ डेटा एनालिसिस, डेटा गैदरिंग कैसे होती है, ठीक है, थ्योरी का डेवलपमेंट कैसे करते हैं हम, या हाइपोथेसिस को कैसे फॉर्मुलेट करते हैं, कैसे बनाते हैं, ये सब आगे वाले आने वाले चैप्टर्स में कवर्ड है। ओके, देखो, कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट सिर्फ और सिर्फ इस बात को नहीं समझना चाहते कि कैसे कॉग्निशन काम करता है या कैसे आपका दिमाग काम करता है, बल्कि वो हाउ एंड वाई पे भी सोचते हैं कि ये कैसे सोच रहा है और ये क्यों सोच रहा है ऐसा। ठीक है, तो वो कॉग्निशन से यही चीज़ें डिस्क्राइब करना चाहते हैं या यही चीज़ों को वो समझना चाहते हैं। अच्छा, इसके लिए वो क्या करते हैं तो हम जानेंगे डिस्टिंक्टिव मेथड्स या रिसर्च मेथड्स। ठीक है, ये कैसे कैसे, डिस्टिंक्टिव का मतलब होता है अलग अलग। ओके, तो अलग अलग रिसर्च मेथड्स उनको क्या यूज़ करते हैं वो समझते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे मेथड्स होते हैं, जैसे लेबोरेटरी एंड अदर कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट्स, यानी कि किसी लैब में आपने किसी चीज़ को कंट्रोल करके रखा है, आपके वश में है वो चीज़ और उस पर एक्सपेरिमेंट करते हो। दूसरा होता है साइकोबायोलॉजिकल रिसर्च, यानी कि बायोलॉजिकल का बायोलॉजी एंड साइको मतलब मेंटल केस, तो हमारा मेंटल और बायोलॉजिकल का मिक्सचर होता है इस रिसर्च में। उसके बाद आती हैं सेल्फ रिपोर्ट्स, केस स्टडीज़, नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन। तो ये क्या होते हैं? सेल्फ रिपोर्ट का मतलब होता है जो खुद से कोई रिपोर्ट करता है कि मैंने खुद के ऊपर कुछ ट्राई करा और फिर देखा। जैसे अगर आपने स्पाइडरमैन 2 देखी थी, जो एंड्रू गारफील्ड वाली स्पाइडरमैन है, तो उसमें वो जो साइंटिस्ट होता है जो बड़ी सी छिपकली बन जाता है वो अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करता है, तो वो शायद सेल्फ रिपोर्ट जनरेट करेगा। देन होती हैं केस स्टडीज़। केस स्टडीज़ होती हैं हम दूसरों के ऊपर केस स्टडी करते हैं। जैसे अगर आप महात्मा गांधी की लाइफ हिस्ट्री पढ़ोगे, सुभाष चंद्र बोस की लाइफ हिस्ट्री पढ़ोगे तो वो केस स्टडी हो जाएगा। नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन होता है कि जैसे आप अपने नेचुरल एनवायरनमेंट में या जो डिस्कवरी करता है ना, वो नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन है, वो छोड़ देते हैं, मादा और नर को प्रजनन करने के लिए छोड़ देते हैं। ठीक है, अगला आता है कंप्यूटर सिमुलेशंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये लेटेस्ट टॉपिक्स में से एक है कि कंप्यूटर की सिमुलेशंस होती हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जैसे अगर आप देखें तो VR वर्चुअल रियलिटी अभी आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है और उसके हिसाब से हम बहुत सारे गेम्स बना चुके हैं, उसके हिसाब से हम बहुत सारी चीज़ें डेवलप कर चुके हैं, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं जो आप वर्चुअल रियलिटी के बेसिस पे कर सकते हो। तो ये सारे कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट के इंटरेस्ट की चीज़ें हैं। ठीक है, अब समझते हैं कि ये क्या क्या होता है इनमें या क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, कैसे कैसे हम इसमें समझ सकते हैं। तो एक्सपेरिमेंट्स ऑन ह्यूमन बिहेवियर, कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट्स की इसमें बात करी जा रही है कि कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइंस थे और उसमें जो एक्सपेरिमेंटर होता है वो रिसर्च करता है, क्या करता है, कैसे करता है। ये एक तो पहली चीज़ एक लेबोरेटरी सेटिंग में करता है, एक लैब होती है उसके पास में जिसके अंदर वो लोगों को बुलाएगा और उसके बाद वो रिसर्च करेगा। उसके बाद बहुत सारे एस्पेक्ट्स को वो कंट्रोल करता है, वो अपने लेवल पे उनके संग छेड़छाड़ी करेगा, यानी कि उनको बढ़ाएगा, घटाएगा, चेंज करेगा। ठीक है, तो जिनको वो क्या बोलता है, इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स। इंडिपेंडेंट जिन्हें वो खुद चेंज करेगा, डिपेंडेंट जिनमें वो चेंज देखेगा। तो ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर कमरे की ठंडक मैं चेंज कर सकूं और मैं देखना चाहता हूं कि कमरे में ठंड बढ़ने से आप लोगों का क्या रिएक्शन होता है, तो मैं क्या करूंगा, मैं AC के रिमोट को या AC के टेम्परेचर को इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलूँगा जिसको मैं कंट्रोल करता हूँ, और डिपेंडेंट मतलब मैं आपके बिहेवियर को डिपेंडेंट वेरिएबल बोलूँगा कि ठंड बढ़ने से आपका कैसा बिहेवियर रिफ्लेक्ट होता है। समझ गए? द इररेलेवेंट वेरिएबल्स आर हेल्ड कांस्टेंट एंड आर कॉल्ड कंट्रोल वेरिएबल्स। तो कंट्रोल वेरिएबल्स आप यहीं से डेफिनेशन में समझ गए कि देखो
एसी के टेम्परेचर के बाद अब वहाँ पे एक हीटर अगर रखा हुआ है या वहाँ पे कोई मेज रखी हुई है जिसको आप पकड़ के थोड़ी सी उसके नीचे छुप सकते हो अपनी ठंडक से बचने के लिए, तो ये सब कंट्रोल वेरिएबल्स के अंदर आते हैं कि इनका क्या इफेक्ट होता है, इसे हम कंट्रोल वेरिएबल्स में रखेंगे। ठीक है, सो ये सब के इम्प्लीमेंटेशन में अगर मैं बात करूँ तो इस सब के इम्प्लीमेंटेशन में एक्सपेरिमेंटर को एक रिप्रेजेंटेटिव और रैंडम सैंपल यूज़ करना होता है पॉपुलेशन ऑफ इंटरेस्ट का, यानी कि एक सैंपल जिस पे वो चाहता है कि मैं इस सैंपल को इस पॉपुलेशन के ऊपर एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूँ, और एक रैंडम सैंपल, ये मतलब उस पॉपुलेशन में से कोई भी रैंडम लोग हैं इनके ऊपर क्या असर पड़ता है वो लेते हैं। ठीक है, he or she must also exert rigorous control over the experimental conditions, यानी कि कुछ भी ऊपर से नीचे नहीं होना चाहिए। ये सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, इनमें ऊपर नीचे कोई भी इधर उधर गलती की गुंजाइश नहीं होती है। ठीक है, if those requisites for the experimental methods are fulfilled, the experimenter may be able to infer probable causality, यानी कि अगर मैं कमरे में, जैसे मैं उसी चीज़ का एग्जांपल लेता हूँ, अगर कमरे में मैं ठंड के थ्रू देखना चाह रहा हूँ कि आप लोगों को पे क्या असर पड़ता है, आपका बिहेवियर कैसा होता है, तो बाकी सारी चीज़ों को मुझे बहुत जेन्युइनली कंट्रोल करना पड़ेगा कि कमरा खाली हो, उसमें कहीं और जगह से गर्मी ना आए, या कुछ लोगों को स्पेसिफिकली मैंने हीटर ना दे दिए हों अपनी नीचे, मतलब जैसे वो देखा है ना अपने कश्मीरियों के नीचे कांगड़ी होती है, ठीक है, तो वो कांगड़ी ना लगा दी हो उनके नीचे, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो सारी चीज़ें बहुत कंट्रोल करनी पड़ती हैं। दिस इन्फ्लुएंस, और अगर ये ये प्रोबेबल कॉजैलिटी की बात कर रहे थे, तो उससे मैं कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप निकाल सकता हूँ कि क्या पता ठंड बढ़ने से आप लोग सिकुड़ के बैठना शुरू कर दो। ओके, अच्छा दिस इन्फ्लुएंस इज ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल द ट्रीटमेंट ऑन द डिपेंडेंट वेरिएबल द आउटकम फॉर द गिवन पॉपुलेशन। जैसा कि मैंने बताया था कि ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल यानी कि एसी की हवा का आपके ऊपर, आपके बिहेवियर के ऊपर, डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर जो है आउटकम शो करेगा। ओके, साइकोबायोलॉजिकल रिसर्च। नाउ साइकोबायोलॉजिकल रिसर्च क्या कहती है? साइकोबायोलॉजिकल रिसर्च से इन्वेस्टिगेटर जो होते हैं ना, वो हमारी कॉग्निटिव परफॉर्मेंस और सेरिब्रल इवेंट्स और सिचुएशंस को कंट्रोल करते हैं। सेरिब्रल मतलब होता है दोस्तों माइंड से रिलेटेड, ब्रेन से रिलेटेड। एक्चुअली बायोलॉजी पढ़ रहे हो तो आप समझ पाओगे कि वो ब्रेन से रिलेटेड चीज़ों को सेरिब्रल बोलते हैं। ठीक है, तो इंसान का दिमाग कैसे परफॉर्म करता है और उसके ब्रेन में क्या एक्टिविटी चलती है, उसको हम साइकोबायोलॉजिकल रिसर्च में समझते हैं। तो जो भी टेक्निक्स यूज़ होती हैं साइकोबायोलॉजिकल रिसर्च में, वो 3 कैटेगरीज में होती हैं। तो फर्स्ट जो कैटेगरी होती है उसको बोलते हैं ब्रेन पोस्टमार्टम। ब्रेन पोस्टमार्टम का मतलब कि मरने से जस्ट पहले वो इंसान कैसे बिहेवियर में था, और मरने के जस्ट बाद उसके ब्रेन में कौन से रीजन्स हैं जो एक्टिव हैं, कौन से रीजन्स हैं जो बिल्कुल डेड हैं, कौन से रीजन्स हैं जिनमें कुछ कुछ एक्टिविटी शो हो रही है, उसको बोलते हैं। तो ये कॉग्निटिव फंक्शन जो भी प्रायर टू डेथ रहा है और ऑब्जर्वेबल फीचर्स हैं जो ब्रेन के, उसको वो रिलेट करके निकालते हैं, वो चीज़ें इंडिविजुअलिटी निकालेंगे। ठीक है, अच्छा सेकंड कैटेगरी जो टेक्निक है उसको बोलते हैं इमेजेस शोइंग स्ट्रक्चर्स ऑफ और एक्टिविटीज़ इन द ब्रेन ऑफ एन इंडिविजुअल हु इज़ नोन टू हैव अ पर्टिकुलर कॉग्निटिव डेफिसिट। जैसे ये जो स्टडी है ना, ये अगर आप समझोगे तो मैं आगे बताऊँगा। स्किज़ोफ्रेनिया का जो पहला ट्रीटमेंट हुआ था, या पहली बार जब स्किज़ोफ्रेनिया को डॉक्टर्स ने समझा, या एक्चुअली में कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट ने समझा, तो उन्होंने यही देखा कि दिमाग के कौन से हिस्से को में कम तरंगे जा रही हैं, कम वेव्स रिलीज़ हो रही हैं, या कौन से हिस्से को काट दें अगर हम दिमाग से, तो हमें स्किज़ोफ्रेनिया जैसी बीमारी हो सकती है। तो साइकोबायोलॉजिकल रिसर्च स्किज़ोफ्रेनिया पे बहुत ज़्यादा हुई है। तो ये उसी के बारे में बात करता है कि किस तरीके से आपके माइंड से कोई चीज़ मैं काट दूं तो उसका आपके माइंड पे क्या असर पड़ता है, आपके बिहेवियर पे क्या असर पड़ता है। या अगर आप पहले से ही कुछ बिहेवियरलिस्टिक इशू संग हैं, जैसे कोई अगर मान लीजिए कोई MR होता है, MR मतलब मेंटली रिटार्डेड होता है, तो उसके ब्रेन में क्या चीज़ है जो कम है नेचुरल लोगों से, नॉर्मल लोगों से, ये हम समझते हैं साइकोबायोलॉजिकल रिसर्च में। तीसरी टेक्निक और लास्ट टेक्निक जो होती है वो होता है सेरिब्रल प्रोसेस की, और वो रियल टाइम सेरिब्रल प्रोसेस की बात करता है ड्यूरिंग नॉर्मल परफॉर्मेंस ऑफ कॉग्निटिव एक्टिविटी। जैसे अगर आप लिख रहे हो और अगर आप कुछ चीज़ नोट्स कर रहे हो, नोट बना रहे हो किसी चीज़ का, तो लिखते लिखते आपके ब्रेन का कौन सा रीजन एक्टिवेटेड है, कौन सा रीजन नॉट एक्टिवेटेड है, उसके ऊपर ये तीसरा तरीका ऑब्टेन्ड होता है या तीसरा तरीका बेस्ड है। गॉट इट? अच्छा, अगला देखते हैं, बहुत सिंपल है तीसरा वाला, सेल्फ रिपोर्ट, केस स्टडी और नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन। देखो नाम से बहुत इजी समझ में आ जाएगा। सेल्फ रिपोर्ट जैसा मैंने पहले बताया था, इंडिविजुअल एक्सपेरिमेंट और साइकोबायोलॉजिस्ट अपने जो फोकस होता है ना,
जब उन्हें स्पेसिफिकेशन ऑफ डिस्क्रीट एस्पेक्ट्स ऑफ कॉग्निशन अक्रॉस इंडिविजुअल सही होता है। ओके, शब्दों पे फिर मत जाना, ये बहुत डिफिकल्ट सुनने में लग रहे हैं, है नहीं। तो वो बोल रहा है कि इंडिविजुअल के एक्सपेरिमेंट जो होते हैं और जो साइकोबायोलॉजिकल स्टडीज़ हैं वो किस पे फोकस करती हैं, प्राइम स्पेसिफिकेशन, यानी कि प्रिसाइजली क्या जानना चाहते हैं, क्या होगा, वो उन सब चीज़ों को लिख के रखते हैं पहले से ही। लेकिन सेल्फ रिपोर्ट, केस स्टडी, नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन में ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, आपको जब भी कोई बहुत ज़्यादा गहराई में इंफॉर्मेशन चाहिए तो ये सबसे बेस्ट तरीका है किसी भी चीज़ को निकालने का। ठीक है, जैसे भी इसमें ये बता भी रहा है कि देखो ब्रॉड रेंज ऑफ कॉन्टेक्स्ट होता है उसमें, कि आपको कॉन्टेक्स्ट, आपकी परसेप्शन ही बहुत ज़्यादा ब्रॉड है। तो सेल्फ रिपोर्ट चाहिए, ठीक है, कि आप इंसान से खुद ही उसको एक्सपेरिमेंट करो और फिर बताओ कि यार मेरे को क्या क्या फील हुआ, क्या क्या चीज़ें मुझे लगी, मुझे समझ में आई। जैसे बहुत सारे लोग ना पैरासाइकोलॉजी में उनका एक सेशन लेकर के, पैरासाइकोलॉजिस्ट का सेशन लेकर के खुद डिफाइन करते हैं कि मुझे क्या फ़ील हुआ, मुझे क्या नहीं फील हुआ। ठीक है, बहुत सारे ब्लॉग्स जो होते हैं दे आर मोरली सेल्फ रिपोर्ट्स। ओके, अच्छा, केस स्टडीज़ होती हैं। उसके बाद केस स्टडीज़ आप समझते हो कि जो भी इन डेप्थ स्टडी है इंडिविजुअल की, जैसे अगर मैं बात करूं तो मुझे सबसे बेस्ट केस स्टडी लगती है विंग्स ऑफ फायर, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की। वो अगर आपने नहीं पढ़ी है तो एक बार आप ज़रूर पढ़िए। ठीक है, बहुत अच्छी केस स्टडी है। जैसे नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन, नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है कि मैंने जो अभी आपको बताया था कि जैसे डिस्कवरी चैनल पे होता है कि आपने छोड़ दिया उन लोगों को, जानवरों को आप नेट जियो पे या डिस्कवरी पे देख रहे हो। अच्छा, ऑन दी वन हैंड एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इज़ द मोस्ट यूजफुल फॉर टेस्टिंग हाइपोथेसिस। तो कोई भी आपको हाइपोथेसिस अगर टेस्ट करनी है तो सबसे ज़्यादा यूजफुल क्या रहेगा, नेचुरलिस्टिक टेस्टिंग। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च ये वाली, ठीक है ना, ये सारी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होंगी। ठीक है, ऑन दी अदर हैंड रिसर्च बेस्ड ऑन क्वालिटेटिव मेथड्स इज ऑफन पर्टिकुलरली यूजफुल फॉर द फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। ठीक है, यानी कि वो कह रहा है कि जो भी रिसर्च आपकी क्वालिटी को बात करती है, जो कि ये तीनों क्वालिटी पे बहुत बात करती हैं, तो क्वालिटी पे जब भी बात होगी तो वो हाइपोथेसिस की फॉर्मुलेशन में भी बहुत काम आएगी कि आप क्या समझना चाहते हो इसमें और क्या गहराई में जाना चाहते हो। ठीक है, These methods are also useful to generate descriptions of rare events or processes that we have no other way to measure. ठीक है, जैसे अगर कोई और प्रोसेस है जिसको मेजर करना इम्पॉसिबल है तो उसके तरीके को जानने के लिए सिर्फ सेल्फ रिपोर्ट या केस स्टडी या नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन ही चलेगा। ओके, ये आगे समझेंगे, एक पूरा चैप्टर छोड़ो, पूरा ब्लॉग डेडिकेटेड है इस चीज़ के लिए। ठीक है, तो घबराना नहीं है, अभी बस समझ लो कि ये सारी चीज़ें होती हैं। लास्ट आता है कंप्यूटर सिमुलेशंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कंप्यूटर सिमुलेशंस का क्या मतलब होता है कि जैसे डिजिटल कंप्यूटर होते हैं, उन्होंने अपना कॉग्निटिव साइकोलॉजी की फील्ड में बहुत ज़्यादा योगदान दिया है। क्योंकि अब हम क्या करते हैं ना कि हम मॉडल्स बना लेते हैं, ह्यूमन ब्रेन के मॉडल्स होते हैं, या जैसे अगर आप चेस के शौकीन हैं तो चेस के इंजन्स जो होते हैं, जो आजकल AI पावर्ड हो चुके हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड, तो वो इंजन इंसान की तरह भी खेल सकता है और वो इंजन नॉर्मल एक कंप्यूटर की तरह भी खेल सकता है। तो उससे हम ये भी समझ सकते हैं कि एक नॉर्मल इंसान किस तरीके से इस सिचुएशन में बिहेव करेगा, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमें इसी चीज़ को समझने में मदद कर रही है। ठीक है, तो ये यही बता रहा है। ठीक है, अनदर काइंड इज डायरेक्ट, दैट इज थ्रू कंप्यूटर सिमुलेशंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इन कंप्यूटर सिमुलेशंस रिसर्चर्स प्रोग्राम कंप्यूटर्स टू इमिटेट अ गिवन ह्यूमन फंक्शन और प्रोसेस। यानी कि रिसर्चर्स जो होते हैं वो कंप्यूटर को प्रोग्राम कर देते हैं कि भाई तुम किसे इमिटेट करो, एक ह्यूमन के फंक्शन को या प्रोसेस को। ठीक है, कि जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी डाइजेस्टिव प्रोसेस आपको इमिटेट करना है और उसके बाद उसमें कॉग्निटिव फंक्शनिंग देखनी है कि किस तरीके से हम सोचते हैं खाने के बारे में और आपको मुंह में पानी आना शुरू हो जाता है, राइट, ऐसा। तो सम रिसर्चर्स इवन हैव अटेम्प्टेड टू क्रिएट कंप्यूटर मॉडल्स ऑफ द एंटायर कॉग्निटिव आर्किटेक्चर ऑफ ह्यूमन माइंड। अब ये वैसे तो थोड़ा सा मुझे फार-फेच्ड एंड पागलों वाली हरकत लगती है, बट साइंटिस्ट होता है यार इसी चीज़ के लिए, कि वो बोल रहे हैं कुछ रिसर्चर्स जो होते हैं पूरी चीज़ को लेकर के वो पूरा कंप्यूटर मॉडल बना देंगे कि हर चीज़ वो कंप्यूटर मॉडल समझे और जाने। ठीक है, ह्यूमन माइंड कैसे काम कर रहा है उसका। These models have simulated heated discussions regarding how the human mind may function as a whole. ठीक है, तो वही है जैसा मैंने बोला कि यार इस चीज़ के हीटेड डिस्कशंस हो गए, ये जानने की इस चीज़ में बहुत ज़्यादा गहराई में जाने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है ना, बस समझ लो। ओके, समटाइम्स द डिस्टिंक्शन बिटवीन सिमुलेशन एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज ब्लर्ड। देखो ये भी है, इग्नू भी इस बात को अग्री करता है कि यार
आप अगर हर चीज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ही करवा के देखना चाहते हो तो इंसान की ज़रूरत ही नहीं है। और कुछ लोग होंगे वो बोलेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारा काम आसान कर देगा, हमें बहुत सारे लोगों पे कुछ भी नहीं करना, हम एक सिस्टम में, एक कंप्यूटर में बहुत सारे तरीक़ों के लोगों को एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो दोनों तरफ के पॉइंट्स अपने अपने हिसाब से वैलिड हैं। आप जिस साइड होना चाहते हो आप उस साइड हो सकते हो, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल टू कंबाइन द टू अप्रोचेज, दैट इज़ ऑल्सो ट्रू। तो कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट जो होता है ना, वो अपने माइंड को, वो अपनी अंडरस्टैंडिंग को ब्रॉडन और डीपन, यानी कि बड़ा और चौड़ा और गहरा चौड़ा और गहरा इसी तरीके से करते हैं, ठीक है, कॉग्निटिव साइंस की थ्रू। और इसीलिए ये जो कॉग्निटिव साइंस है ये एक मेथड है टू अंडरस्टैंड कि हमारा जो भी प्रोसेस चल रहा है वो साइंटिफिक है। साइकोलॉजी अगर कहीं साइंस दिखाती है तो वो यही है, ठीक है। Cognitive science is a cross-disciplinary field that uses ideas and methods from cognitive psychology, psychobiology, artificial intelligence, philosophy, linguistics and anthropology। तुम सोचो कितनी सारी फील्ड्स इसमें मिलकर के कॉग्निटिव साइकोलॉजी का कॉग्निटिव साइंस बनाती हैं, ठीक है। मतलब बहुत ज़्यादा गहरा बात तो नहीं कही है, बट इसने बहुत अच्छी बात बोली है कि बहुत सारी चीज़ें मिल करके हम सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। इट इज़ नॉट दैट कि ये चीज़ एक सब्जेक्ट, एक लो लेवल सब्जेक्ट है या हाई लेवल सब्जेक्ट है, एवरीथिंग इज़ इम्पॉर्टेंट और इसीलिए हम उसे पढ़ रहे हैं, ठीक है। कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट यूज दीज आइडियाज़ एंड मेथड्स टू फोकस ऑन द स्टडी ऑफ हाउ ह्यूमन्स एक्वायर एंड यूज़ नॉलेज, यानी कि इंसान कैसे उस नॉलेज को एक्वायर करेगा और यूज़ करेगा, उसको स्टडी करते हैं कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट। दे ऑल्सो वर्क इन कोलैबोरेशन विद अदर साइकोलॉजिस्ट सच एज सोशल साइकोलॉजिस्ट, ठीक है, साइकोलॉजिस्ट हु स्टडी मोटिवेशन एंड इमोशन एंड इंजीनियरिंग साइकोलॉजिस्ट, ठीक है। ये बोल रहा है कि कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट और सबके संग में भी कोलैबोरेट करते रहते हैं। जैसे आपने देखा होगा ना, यूट्यूबर्स एक दूसरे के संग कोलैबोरेट करते हैं, वैसे ही ये भी कोलैबोरेट करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक में या नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे डोमेन्स ऑफ कॉग्निटिव साइकोलॉजी, यानी कि किन किन भागों में हम कॉग्निटिव साइकोलॉजी को बांट सकते हैं। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट, सी यू नेक्स्ट वन।